So hello everyone, welcome to Physics की दुनिया. My name is Mukesh Kumar Parsoya. I have completed my BTech from NIT Kurukshetra and I have secured AIR 233 in GATE 2023. बच्चों, अब तक के जितने लेक्चर्स थे हम सीक्वेंस वाइज चीज़ों को पढ़ते आए हैं. सबसे पहले हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है ना, एज अपना जैसे पहला जो लेक्चर था कि हम किस तरीके से हम चीज़ों को फॉलो करेंगे है ना, किस सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ते आएंगे. सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के आए, जो फिजिक्स को चलाने के लिए टूल था, हमारा सबसे महत्वपूर्ण टूल था है ना. उसके बाद हम बेसिक आइडिया लगा के आए कि हमें पढ़ना क्या है, यूनिट एंड डायमेंशंस, वहाँ पे किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं है ना, किस तरीके से आप लोगों को उनको डील करना है. सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल एक एक स्टेप बढ़ाते बढ़ाते कवर करके आए हैं है ना. अब भाई लोग, अब हम लोग एंटर करेंगे मैकेनिक्स में. मेजर पोर्शन है 11th क्लास का, सबसे मेजर पोर्शन है मैकेनिक्स, जहाँ सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स. आज का जो डिस्कशन होगा बेसिक ऑफ वेक्टर्स है ना. वेक्टर के बारे में बिल्कुल बेसिक आइडिया आप लोगों को लगेगा. ये भी एक तरीके से टूल ही है. हम इसको अपने आप में एक अलग चैप्टर मानते हैं, बट ये टूल ही है. जब मैकेनिक्स में ऐसा तो है नहीं कि वेक्टर का आपको अलग से क्वेश्चन मिलेगा, मिल जाता है, नीट वाले बच्चों को मिल जाता है ना. उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा होते हैं और उनको बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं है ना. बट जेईई वाले बच्चों को अधिकांश से क्वेश्चन मिलते नहीं है वेक्टर में से, बिकॉज वेक्टर अपने आप में एक टूल है यार. वेक्टर अपने आप में एक टूल है, किस तरीके से हम चीज़ों को चलाते हैं. मतलब वेक्टर को कहीं भी इनरोल कर देते हैं, वेक्टर को तो कहीं भी इनरोल कर देते हैं. उस टाइप से उसके बाद क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं अच्छे वेक्टर को कहीं इनरोल करके. सीधा क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट नीट वाले बच्चों के आते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं हर बच्चे के. यकीन मानो वेक्टर से और यूनिट एंड डायमेंशन से जितने क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए. उनका जो मेजर जो वीकनेस रहती है ना बच्चों की, जो नीट की तैयारी करते हैं, फिजिक्स ही तो उनकी समस्या आती है यार. हमें पता है, हमारे साथ के भी बच्चे थे, उनको भी समस्या यही आती थी है ना. और जो जेईई वाले बच्चे होते हैं, समस्या उनको भी आती है बट इतनी नहीं आती, बिकॉज उनके पास टूल का एक खजाना है. पूरी मैथमेटिक्स वो पढ़ते हैं. बच्चों को इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है, डिफरेंशिएशन में आती है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ के आए हैं है ना. सो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज का जो लेक्चर है वेक्टर पे होगा, बिल्कुल बेसिक कि वेक्टर क्या होते हैं, कहाँ से आए है ना, क्या क्या हम इनमें पढ़ेंगे धीरे धीरे. आज का जो लेक्चर है बिल्कुल बेसिक होगा. मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, पहला जो लेक्चर होगा किसी भी चैप्टर का हो, किसी भी चैप्टर का हो, बिल्कुल बेसिक होगा. आप लोग सिर्फ उसको टच करके आओगे कि एक्चुअल में ये है क्या है ना. और अभी तो अपनी मैकेनिक्स असली शुरुआत हुई कहाँ से है, जहाँ हम चीज़ों को फील करेंगे, देखेंगे. अभी तो वेक्टर चलेगा है ना. 6 से 7 लेक्चर में हम इनको कंप्लीट कर देंगे है ना. छोटा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन आते हैं है ना, आते रहे हैं, आते भी रहेंगे. सो भाई लोग, स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट, वेक्टर्स. आप लोगों को डेफिनेशन बताने से पहले मैं एक आध सवाल बच्चों से करना चाहूँगा. कुछ बेसिक क्वेश्चन हर बच्चे को पता है उनके आंसर्स, बट हम धीरे धीरे वेक्टर में एंटर करेंगे कि वेक्टर में हम पहुँचे कहाँ से. ओके बच्चों, यदि मैं कहूँ कि मेरे पास एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है ना, 5 किलोग्राम का ब्लॉक है. बस इतना कह रहा हूँ कि मैं इस ब्लॉक का मास जो है 5 किलोग्राम है. मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 5 kg. क्या ये बात अपने आप में कंप्लीट है? यदि मैं कह रहा हूं कि इस ब्लॉक का मास 5 किलोग्राम है, सोचो क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में पूरा है? इसके अलावा कुछ आगे पीछे ऐड करना चाहोगे, कुछ और इसमें लिखना चाहोगे? मैं कह रहा हूं कि 5 किलोग्राम इसका वेट है, द्रव्यमान है, मास है ना. इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे आप? क्या ये अपने आप में कंप्लीट है? सोचो ना, पॉज करो और सोचो कि क्या अपने आप में ये स्टेटमेंट कंप्लीट है या नहीं है. इनका आंसर है यस, कंप्लीट है सर. यस, इनका आंसर यस है, कंप्लीट है. अरे 5 किलोग्राम है, कहीं भी रख दो. 5 यहाँ रखा है, 5 यहाँ रखे हैं, मुझे क्या पता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 5 यहाँ है, 10 वहाँ है, 15 वहाँ है ना. मास तो मास है. ओके सर, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं. अब यदि मैं कहूँ कि ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक जमीन पे रखा है, ये जमीन है
और इनके ऊपर 5 किलोग्राम का ब्लॉक रखा है। तो अब फिर से मैं यही स्टेटमेंट कहूं कि मास ऑफ दिस ब्लॉक, मैं यदि कहूं कि वेट ऑफ दिस ब्लॉक, यहां मैं कह रहा हूं कि वेट ऑफ दिस ब्लॉक इज 5 kg, वेट ऑफ दिस ब्लॉक इज 5 न्यूटन। kg तो मास हो गया, वेट न्यूटन होता है, m × g, है ना। वेट तो पता है ना, वेट तो पता है ना बच्चों को, mg होता है यार, वेट तो पता ही है ना, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होता है वेट होता है। यहाँ पे हमारे पास मास की वैल्यू थी 5 और g की वैल्यू जनरली यहाँ पे लेते हैं 10, है ना, 10 लेते हैं g की वैल्यू, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन है ना, पढ़ाया था यूनिट एंड डायमेंशंस में। ओके, इनका मतलब सर 50 न्यूटन हो गया। ओके, मैं कहूँ कि इस ब्लॉक की वजह से इस ब्लॉक का वेट 50 न्यूटन है। क्या ये बात अपने आप में पूरी है? क्या ये बात अपने आप में कंप्लीट है? सोचो, पोज करो और सोचो कि क्या ये बात कंप्लीट है कि इस ब्लॉक का वेट 50 न्यूटन है। मैं इतना कह रहा हूं कि इस ब्लॉक का वेट 50 न्यूटन है, बस। आप देख रहे हो यहाँ जमीन पे लेटा है, जमीन पे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो, हाँ, पोज करो और सोचो। बच्चों, इनका आंसर है नो, नहीं, यह बात अपने आप में कंप्लीट है ही नहीं, यह बात अपने आप में कंप्लीट है ही नहीं। 50 न्यूटन सर, हमें क्या पता कहाँ 50 न्यूटन। अब यदि मैं इसके आगे लिख दूं डाउनवर्ड, सभी को पता है वेट नीचे की तरफ लगता है, बट जो चीज है वो तो रियल है ना यार, कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड का मतलब सर 50 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि 50 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। अब ये बात पूरी हुई है कि यस, जो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा था वो नीचे की तरफ लग रहा है। यहां जाके ये बात पूरी हुई है। सोचो यार, इसका मतलब सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो वेट है उसकी हमें यहाँ पे डायरेक्शन मिल रही है, उसकी हमें यहाँ पे दिशा मिल रही है कि वो कहाँ लग रहे हैं, किस दिशा में लग रहे हैं। नीचे की तरफ तो दिशा ही होती है ना यार, नीचे की तरफ दिशा होती है ना, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, इधर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सारी दिशाएं तो हैं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ अंतर समझ आया यहाँ पे? यहाँ पे हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, हमें दिशा की जरूरत नहीं थी। 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम ही रहेगा। ओके, बट यदि आप इसको जमीन पे रख रहे हो और फिर कह रहे हो कि इनका वेट 50 न्यूटन है, नहीं, आप कहो इनका वेट 50 न्यूटन है और डाउनवर्ड है। वेट डाउनवर्ड लगता है, सभी को पता है कि वेट डाउनवर्ड लगता है, बट स्टेटमेंट पूरा होना बहुत जरूरी है। वेट 50 न्यूटन है, डाउनवर्ड है। ओके सर, एक आध एग्जांपल और लेते हैं। देखो, यदि मैं कहूं कोई ब्लॉक है, जमीन पे ही रखा है इसको, है ना, और मैं कहूं ब्लॉक है, फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज 10 न्यूटन। अब सोचो, जमीन पे रखा है तो ये लो जमीन पे रखा है ना। अब मैं कह रहा हूं कि इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है। सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आपको क्या पता किधर लग रहा है? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि सिर्फ इतने से में आप मुझे बता दोगे कि ये किधर लग रहा है? कोई नहीं लगा पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा। यहाँ पे गिवन ही नहीं है हमें कि किस तरफ लग रहा है। अपने आप में ये भी स्टेटमेंट पूरा नहीं है। अब यदि मैं कहूं कि सर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है फोर्स लगाने के लिए, यहाँ पे कोई खड़ा है। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये यहाँ से देख रहा है, ये देख रहा है इधर जो कुछ भी है। ओके, ये बच्चा देख रहा है और यही इस पे फोर्स लगा रहा है, क्या क्या कर सकता है? या तो इसको धक्का मार सकता है या फिर इसको खींच सकता है। यही तो कर सकता है, या तो इस ब्लॉक को वो धक्का मारेगा या फिर इसको खींचेगा। दो ही तरीके के फोर्स हो सकते हैं ना इस ब्लॉक पे। कुछ और कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता सर, और कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब या तो ये बच्चा इसको पुश कर सकता है, पुश करना मतलब होता है धक्का मारना, है ना, या फिर इसको क्या कर सकता है? पुल कर सकता है सर। हिंदी में होता है खींचना, यहां होता है धक्का मारना।
है ना। अरे यही तो काम कर सकता है, ये यहाँ पे खड़ा होकर या तो इसको धक्का मारेगा या फिर इसको खींचेगा, फोर्स इसी तरीके से वो लगा सकता है ना, या तो धक्का मारेगा या खींचेगा। ओके सर, बहुत बढ़िया, है ना। तभी ये ब्लॉक आगे पीछे कुछ मूव हो पाएगा, फोर्स लगाएगा या तो धक्का मारेगा या खींचेगा। ओके, अब सर इसका मतलब यहाँ पे इस चीज की कमी है, इनमें से एक चीज यदि हमें गिवन होती ना तो हम कह देते कि यस 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है या इस तरफ लग रहा है, या तो इस तरफ लग रहा है या इस तरफ लग रहा है, हमें पता लग जाता ना। यदि ये कहते हैं 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन पुलिंग फोर्स, इसका मतलब बच्चा तो यहाँ खड़ा है और वो इसको खींचेगा, इसका मतलब फोर्स सर खींचेगा तो फोर्स इस साइड लगेगा, खींचेगा तो फोर्स इस साइड लगेगा ना। बस यही दिशाओं का नॉलेज, इन्हीं दिशाओं का नॉलेज हमें वेक्टर से मिलता है। इन्हीं दिशाओं का नॉलेज, इन्हीं दिशाओं का नॉलेज पाने के लिए वेक्टर हम पढ़ते हैं, है ना, वेक्टर हम पढ़ते हैं। ओके, यदि ये कह देते 10 न्यूटन पुशिंग फोर्स, मतलब सर यहाँ पे खड़ा होके 10 न्यूटन का धक्का मार रहा है, इसका मतलब सर ये इधर फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब ये इधर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ब्लॉक उधर जाएगा। कुछ आइडिया लगा हल्का फुल्का कि वेक्टर, अब अभी तो वेक्टर में हम एंटर ही नहीं किए, अभी हम सिर्फ ये पढ़ के आए हैं कि सर हमें कहाँ जरूरत पड़ी, कहाँ हमें चीज़ों की जरूरत पड़ी, हमें वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, ये लिखने के लिए कि भाई किस तरफ लग रहा है ना। मैं कहूँ कि मैं बस 20 न्यूटन का फोर्स इस बोर्ड के ऊपर लगा रहा हूँ, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर। आपको क्या पता कि बोर्ड नीचे जमीन पे है या यहाँ पे है, किसी को नहीं पता ना यार। मैं कहूँ कि 20 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, इस बोर्ड पे 20 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, उत्तर दिशा यार, है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, है ना, उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण है। ओके, अभी सर ये बोर्ड यहाँ पे है, दरअसल ये दिशाएं होती तो इधर 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 ही है, ये ऊपर ये नीचे, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। बट अभी मैं आपको बोर्ड में बता रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं अब इसको बोर्ड को जमीन पे लिटा दूँ उसके बाद मैं कहूँ, तब की बात अलग है। बट यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हो कि यदि मैं कहूँ कि 20 न्यूटन का फोर्स इस बोर्ड पे लगा रहा हूँ, मैं तो ऐसे भी लगा सकता हूँ, फोर्स तो इस डायरेक्शन में भी लगा सकता हूँ यार, ऊपर भी लगा सकता हूँ ना। इसका मतलब सर हमें डायरेक्शन का नॉलेज होना जरूरी है, हमें चीज़ों का पता रखने के लिए डायरेक्शन का नॉलेज जरूरी है, और इन्हीं के लिए हम वेक्टर पढ़ते हैं। हमें मैग्नीट्यूड तो पता है कि मैं 10 न्यूटन का लगा रहा हूँ, पर ये नहीं पता ना किधर लगा रहा हूँ, बस इन्हीं लिए वेक्टर पढ़ते हैं, है ना। थोड़ा हल्का फुल्का आइडिया आप लोगों को लगा होगा कि वेक्टर हम क्यों पढ़ते हैं, हमें कहाँ इनकी जरूरत है ना। सो बच्चों इनको छाप लो, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फिजिकल क्वांटिटीज में क्या होता है ना। ओके, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ओके, छाप लो इनको। ओके माय डियर, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हर बच्चा यूनिट एंड डायमेंशंस में पढ़ के आया है, मैंने वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है ना। ओके, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले भी वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज को PQ ही लिखता आया था। जो बच्चे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए आसान रहेगा, जो बच्चे नए हैं अपने आप से आगे लिख लेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, बहुत बढ़िया सर। टाइप्स का मतलब कितने तरीके की होती है, फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरीके की होती है। ओके, वेरी फर्स्ट स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बाद में आती है वेक्टर्स, और एक टाइप और होता है जिनको हम कहते हैं टेंसर्स। इनकी टेंशन अभी आप मत लो, बिकॉज इतना इनका वेटेज है नहीं। हम जनरली हम दो चीजें ही पढ़ते हैं, स्केलर एंड वेक्टर, है ना। ओके, स्केलर क्या होती है। स्केलर मतलब सर स्केल, पहले आप अक्सर देखो, इस आर को हटाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा स्केल। स्केल से आप क्या करते हो, मेजरमेंट करते हो। क्या करते हो, मेजरमेंट करते हो। आपको बोले 10 सेंटीमीटर, आप खटाक से स्केल लगाओगे, 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच दोगे। आपको बोले कि किसी लाइन से 40 डिग्री पे 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच के दिखाओ, वो भी सिर्फ स्केल से नहीं खींच पाओगे ना। 40 डिग्री के एंगल के लिए आप स्केल तो काम में ले नहीं सकते, है ना।
इसका मतलब सर स्केल तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बता सकता है कि 10 का है, हमें खींचना है, लो हम खींच दिए, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। स्केल का काम कितना हुआ कि हमें बोला 10 सेंटीमीटर खींच दो, वो खड़ाक से खींच दिए। अब उनको बोले 40 डिग्री पे, उनको क्या पता 40 डिग्री कहाँ है। स्केल यदि 40 डिग्री भी बता देते ना, आगे चीज़ें इन्वेंट ही नहीं होती। एंगल के लिए फिर चीज़ें इन्वेंट ही नहीं होती। ओके भाई लोग, इनका मतलब ये है सर, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन देम। स्केलर में भाई लोग डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, डायरेक्शन का कहीं इनरोलमेंट है ही नहीं, है ना। सबसे पहले चीज़ स्केलर तो आई, वेक्टर तो बाद में आई। यहाँ पे पहले 5 किलोग्राम आए, फिर न्यूटन में फोर्स आया, डाउनवर्ड आया, पहले स्केलर चीज आई, है ना, पहले स्केलर आई। इसीलिए पहला जो हाँ हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना, इनका पहला स्केलर है। अब स्केलर के जरिए हम वेक्टर में जाएंगे। स्केलर तो है ही है, स्केलर तो हमारे पास हो ही गया था। अब सर आप 10 न्यूटन लिख रहे थे, 10 न्यूटन मतलब कुछ तो मैग्नीट्यूड है ना यार। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कुछ भी वैल्यू होना उनकी, कुछ भी वैल्यू होना, और वो वैल्यू ही मैग्नीट्यूड होती है। यदि मैं कह रहा था 5 किलोग्राम, वो उनका मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड था 5 किलोग्राम उनका मैग्नीट्यूड था। अब सर आपने कहा 10 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड, 10 न्यूटन तो उनके पास पहले से था, 10 न्यूटन तो उनके पास स्केलर था, है ना। अब सर डाउनवर्ड जो आप चीज़ें बता रहे थे ना, वो हम यहाँ स्केलर में लिख नहीं पा रहे थे। इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम वेक्टर में मूव करें। यहीं से वेक्टर का जन्म हुआ कि हमें डायरेक्शन लिखने के लिए अलग से कहीं ना जाना पड़े, मतलब अलग से कोई कुछ और यूज ना करना पड़े। इसके लिए हम स्केलर से वेक्टर में आए, है ना, चीज़ों को एक जगह लिखने के लिए। ओके बच्चों, इनका मतलब है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन is required to define them। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। इनका मतलब सर यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो हमारे पास होगा ही होगा, साथ में हमें डायरेक्शन भी गिवन होगी कि किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। इसका मतलब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज थी। फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, 2 टाइप होगी। टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज ये आगे आएंगी, आपको इसमें इतना इनरोल करने की जरूरत है नहीं। 2 मेनली है, स्केलर एंड वेक्टर। टेंसर्स जो होती वेक्टर ही है, वेक्टर ही होती है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट मेनली स्केलर है एंड वेक्टर है। आपको टेंसर्स कोई नहीं पूछेगा, आपको वहां पे भी वेक्टर ही लिखना है, बट आप लोगों को थोड़ा बहुत फर्क पता होना चाहिए ना कि वेक्टर में और टेंसर में फर्क क्या होता है, इसलिए मैं वहां पे उसका अलग से लिखा हूं टेंसर्स क्या होते हैं। ओके बच्चों, इनका मतलब सर, इनका मतलब आप हमें एग्जाम्पल देते आए थे मास, एग्जाम्पल देते आए थे मास, द्रव्यमान, हिंदी वालों द्रव्यमान का सर, द्रव्यमान की कोई डायरेक्शन नहीं होती, द्रव्यमान की कोई डायरेक्शन नहीं होती। एक एग्जाम्पल और दो सर, यदि मैं कहूं टेम्परेचर, टेम्परेचर, ओके टेम्परेचर, सर टेम्परेचर किसी डायरेक्शन में होता है क्या? टेम्परेचर तो टेम्परेचर होता है। मैं कहूं रूम का टेम्परेचर इतना है, वो तो टेम्परेचर है। किस डायरेक्शन में देखोगे आप? हर डायरेक्शन में वो वही टेम्परेचर है। यहाँ पे डायरेक्शन का कोई इनरोलमेंट नहीं है। इसका मतलब सर स्केलर क्वांटिटी, बच्चों को याद नहीं रहता, यहाँ से आर हटाओगे, स्केल क्या कर सकता है? मेजरमेंट कर सकता है, बस सिर्फ हम मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब मैग्नीट्यूड हमारे पास है और वही चीजें होती है स्केलर। ओके सर, उसके स्केलर के बाद हम वेक्टर में पहुंचे थे। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन दैम। मैग्नीट्यूड तो हमारे पास स्केलर में भी था, हमें डायरेक्शन को अलग से कहीं लिखना ना पड़े, अलग से कहीं जाना ना पड़े, इसके लिए हम स्केलर के आगे बढ़ के वेक्टर में आए। जिन चीज़ों की दिशाएं होती हैं उनको हम किस तरीके से, वरना फिर उनमें फर्क क्या रह जाएगा? यहाँ मास भी है, यहाँ नीचे में वेट भी लिख देता, फर्क क्या रहेगा? आप लोगों को क्या पता, आप तो दोनों एक ही समझते, बट ऐसा नहीं होता ना, इसलिए हम वेक्टर में आए। ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं फोर्स, फोर्स, वेट, ओके वेट का मतलब सर द्रव्यमान, द्रव्यमान इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg,
वेट तो वेट होता है और हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है किसी भी चीज़ पे, जिनका भी वेट हो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। खैर आगे पढ़ोगे आप, फोर्स वगैरह में पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके सर, इनको हम लिखते हैं ई, ओके बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड भी लिख लो, 12th में होते हैं, 12th में पढ़ोगे आप, मैग्नेटाइजेशन में जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, है ना, सारी चीज़ें पढ़ोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, अब बताइए आप टेंसर्स क्या होते हैं? इतनी देर से हमें टेंशन दे जा रहे थे, शब्द ही ऐसा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, इनका मतलब यही होता है, टेंसर्स आर द वेक्टर फॉर्म। टेंसर्स जो होते हैं वो वेक्टर ही होते हैं, बट ये वेक्टर के सारे रूल्स फॉलो नहीं करते। दीज आर सेम एज वेक्टर्स बट डोंट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर्स। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा नहीं आया? कुछ उदाहरण दो, उदाहरण लो भाई लोग, उदाहरण लो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ यहां से 2 एम्पियर का करंट आ रहा था, यहां से 4 एम्पियर का करंट आ रहा था, आप फटाक से लिख दोगे सर यहां पे 6 एम्पियर का करंट आएगा। 12th में पढ़ोगे, जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं आपको, यहाँ पे सर 2 एम्पियर आ रही थी, यहाँ से 4 एम्पियर आ रही थी, जुड़ के 6 एम्पियर हो जाएगी, आगे जाएगी तो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 6 एम्पियर हो गया, ब्यूटीफुल। अब यदि मैं कहूँ कि यहाँ पे किसी चीज़ पे, कोई चीज़ यहाँ पे थी, है ना, कोई चीज़, इन पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्या आप तुरंत से लिख दोगे कि इन पे 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है? नहीं लिखना, नहीं लिखना। अरे ऐसे कैसे? फोर्स का रिजोल्यूशन होता है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फोर्स लगते हैं। इस डायरेक्शन में मतलब इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मतलब इसी डायरेक्शन में, सारे फोर्स वहाँ काउंट होते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेंसर में इनको फोर्स को लिख दो, फोर्स तो अपने आप में डायरेक्शन लेके आए हैं अलग से। ये टेंसर अलग टाइप की चीज़ें होती थी, मतलब इनके रूल सारे रूल ये फॉलो नहीं करते, सारे लॉज फॉलो नहीं करते, बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है। जहाँ कहीं भी आपको करंट भी आएगा आप लोग तुरंत बोलोगे कि सर वेक्टर फॉर्म है, ये फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर फॉर्म में ही है, कुछ अंतर नहीं है। कहीं इसको मत लिख देना, नोट टेंसर्स, टेंसर्स नहीं है भाई लोग ये, है ना। फोर्स का रिजोल्यूशन होता है, फोर्स हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ के आए थे वेक्टर्स में, है ना। ओके, वो जस्ट फॉर एग्जांपल था कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगे। इनके कोई रिजोल्यूशन नहीं है, करंट तो करंट है यार, वायर चाहे इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, कहीं लगा दो, करंट तो इसमें जितना आएगा आगे उतना ही जुड़ेगा। छाप लो इनको, आगे बढ़ते हैं। ओके सर, ओके माय डियर, पिछले बोर्ड पे हमें पता लगा, हल्का फुल्का और आइडिया लगा कि वेक्टर्स होते क्या है, थोड़ा बहुत और नॉलेज मिला। अब हम देखेंगे कि अब जब हम वेक्टर तक पहुंच चुके तो उनको डिफाइन कैसे करते हैं, वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, है ना। ओके बच्चों, हेडिंग डालेंगे डिफाइनिंग वेक्टर, डिफाइनिंग वेक्टर। ओके ब्यूटीफुल। डिफाइनिंग का मतलब है वेक्टर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए कि कोई भी जो वेक्टर होता है, फीलिंग लो यार, उसके पास होता है मैग्नीट्यूड, मतलब कोई ना कोई वैल्यू होती है, साथ में उसकी डायरेक्शन भी होती है। ओके, इसका मतलब सर डायरेक्शन, ओके बच्चों, जहां कहीं भी आप लोगों को मैग्नीट्यूड लिखना पड़े, है ना, आप सीधा ऐसे लिखोगे मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है हमारे पास, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास, आप सीधा उसका इस तरीके से लगा दोगे, ये इनका हो गया मैग्नीट्यूड। अब हम सर बात करेंगे, मैग्नीट्यूड तो हमारे पास ठीक है, वैल्यू जो कुछ भी होती थी, अब हम देखेंगे कि सर उनकी डायरेक्शन क्या होती है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्शन क्या है। ओके, इनका भी कुछ करेंगे। इसको मतलब लिखते कैसे हैं, डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं, ये यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि सर मैग्नीट्यूड को हम इस तरीके से लिख दिया, कोई भी वेक्टर है उसके दोनों साइड 2 डंडे खड़े कर दो, मैग्नीट्यूड बोलते हैं इनको, है ना, इनको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। सर डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, जो वेक्टर आपके पास है उसको टोपी उड़ा दो, उसको टोपी उड़ा दो, इसको बोलते हैं कैप।
ये लो, ये आपका आ गया डायरेक्शन, है ना, ये आपकी होगी डायरेक्शन। इस तरीके से डायरेक्शन हम लोग शो करते हैं, है ना, इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन शो करते हैं। इनको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बोलते हैं इनको। जब कैप लगा देते हैं उनको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अभी हम आगे देखेंगे यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, है ना, क्या होते हैं। अब सर आप हमें ये बता दो जल्दी जल्दी कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये वेक्टर है या फिर नहीं है ना। जो कोई चीज वेक्टर फॉर्म में है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं फोर्स, उसके ऊपर एरो लगा होगा, उसके ऊपर एरो लगा होगा, इनका मतलब है कि फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टोरियल फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर है ना। मैं कहूं मास, क्या ये वेक्टर फॉर्म में थी? नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं है। ओके सर, बहुत बढ़िया। मैं कहूं वेट, इनका मतलब वेक्टर की फॉर्म थी ना, डाउनवर्ड लग रहा था, जहां दिशा आ गई वहीं पे वेक्टर है, जहां डायरेक्शन आ गई, दिशा कोई और लड़की वड़की नहीं है बे, डायरेक्शन है, जहां डायरेक्शन आ गई वहीं पे वेक्टर है। मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से डिनोट करते हैं, 12th में आओगे तब पढ़ोगे, सब्र रखो थोड़ा। ओके सर, इनके पास भी डायरेक्शन होती है? यस होती है। ओके, अब भाई लोग जब मैग्नेटाइजेशन में जाओगे तो वहां पे पढ़ोगे भी मैग्नेटिक। जब मैग्नेटाइजेशन में जाओगे तब वहां पे पढ़ोगे, है ना। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। इनके पास डायरेक्शन होती है। मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना, जस्ट यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या कौन कौन सी चीजें वेक्टर फॉर्म में होती है, कौन कौन सी स्केलर होती है। ये स्केलर होती थी, इनके ऊपर ये लगा नहीं सकते आप, कभी लगा मत देना इनके ऊपर, हाँ, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जहां जिनके ऊपर एरो लगा होता है उनको हम वेक्टर फॉर्म में बोलते हैं। इस एरो में भी सर क्या है, ये एरो होता था, है ना। जहां एरो का मुंह है, जिस तरफ एरो जा रहा है, इस वाले पोर्शन को हम बोलते थे हेड, और जो रह गया उसको बोलते थे टेल। ओके, कोई बड़ी वाली बात नहीं है ना, बहुत बेसिक चीज है कि हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये अपने आप में, है ना। ये चीज आप लोगों को क्लियर है। वेक्टर में क्या होती है सर, मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होती थी। डायरेक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, ये जो चीज होती थी उसको हम क्या बोलते थे, और इनको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिनका मैग्नीट्यूड एक होता है, जिनका मैग्नीट्यूड एक होता है। अभी तो हमने रिप्रेजेंट ही कहाँ किया है वेक्टर को, आज के लेक्चर में हम वेक्टर को रिप्रेजेंट भी करेंगे, आप लोग उनका मैग्नीट्यूड भी निकाल पाओगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। उसके बाद अगले लेक्चर में धीरे धीरे आपका लेवल और बढ़ेगा, है ना। इस तरह की चीज़ों को लेके चल रहे हैं। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। ये फोर्स हो गए, वेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, है ना। बी मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब आप 12th में होगे तब पढ़ोगे। ओके बच्चों, यदि मैं कहूँ velocity is 20 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन है, कोई बात नहीं, इनमें से कौन सी चीज सही होगी। अब आप हमें बताओ मैग्नीट्यूड कौन सा है, मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड कौन सा है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, किस तरीके से आप मैग्नीट्यूड को बताओगे। सर मैग्नीट्यूड हम पढ़ के आए थे, जिसका हमें चाहिए होता था हम उसके दो डंडे खींच देते थे। देखो इस तरीके से, है ना। जस्ट एक एग्जांपल लिया हूं ताकि थोड़ी सी आपको चीजें क्लियर हो। वी क्या था, वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते थे। सर वी वेक्टर फॉर्म में है, वेलोसिटी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में है। वेलोसिटी ऐसे तो नहीं बोलते ना कि 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, किधर जा रहा है हमें क्या पता किधर जा रहा है। कभी आप किसी दोस्त को अपने घर पे बुलाओ और कहीं खड़ा है और उसको कह दो कि 2 किलोमीटर है वहाँ से आ जाओ, ऐसे तो नहीं आ पाएगा। आप उसको कहोगे कि वहाँ से थोड़ा लेफ्ट लो, राइट लो, है ना, फिर सीधे आओ, फिर राइट लो, लेफ्ट लो। आप उसको सीधी डायरेक्शन बता दो, डायमेंशन बता दो, तो अपने आप से नहीं आ सकता। मतलब स्केलर क्वांटिटी से वो नहीं आ सकता, वहाँ भी वेक्टर चलते हैं। बट फिजिक्स की लैंग्वेज में हम वेक्टर्स को इस तरीके से पढ़ते हैं, वहाँ अपनी वाली लैंग्वेज होती है। ओके बच्चों, ये है इनके मैग्नीट्यूड, ये है इनके मैग्नीट्यूड, ये है इनकी डायरेक्शन। ओके बहुत बढ़िया। ये भी डायरेक्शन ही है, ये भी डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, बताया था ना। बट यहाँ पे नॉर्थ गिवन है, दोनों चीजें सही हैं, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। इसको छापेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ओके ओके डियर, ओके बच्चों, अब हम थोड़ा बहुत आइडिया ले चुके कि वेक्टर होते क्या है ना। वेक्टर का हमें थोड़ा बहुत आइडिया और लगा इससे पिछले वाले बोर्ड पे। अब हम लोग देखेंगे, हेडिंग डालेंगे लेंथ ऑफ वेक्टर, है ना बच्चे, हेडिंग डालेंगे लेंथ ऑफ वेक्टर। ओके सर, बहुत बढ़िया। लेंथ ऑफ कोई बहुत बड़ी भारी वाली चीज है नहीं है, बहुत बड़ी भारी वाली चीज है नहीं। लेंथ ऑफ वेक्टर क्या है, कोई बात नहीं, किसी बच्चे को कुछ नहीं आता, सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। एक चीज पूछूंगा मैं यहाँ पे, है ना, एक चीज यहाँ पे पूछूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दो चीजें हैं, दो दौड़ने वाले बच्चे हैं हमारे पास, है ना, उनमें एक के लिए ये वाला एरो है और एक के लिए ये वाला एरो है, और इनकी वैल्यू दे रखी कि एक बच्चा 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है और दूसरा बच्चा 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है ना, 10 मीटर पर सेकंड, ये इनकी वेलोसिटीज है। क्या कोई बच्चा अपना कॉमन सेंस लगा के बता पाएगा कि सर इनमें 10 मीटर पर सेकंड वाला कौन सा हो सकता है और 5 वाला कौन सा हो सकता है? सिर्फ सोचना है, कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। हर बच्चा बोलेगा कि सर जो जितना बड़ा होगा उनकी वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए। ऐसा आप लोगों के दिमाग में आया होगा, आना चाहिए, आया ही होगा, खैर ऑलरेडी आया ही होगा, आना चाहिए क्या, बस इनका मतलब इतना सही है। जिनके वेक्टर की लेंथ लंबी है मतलब उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मतलब सर ये 10 मीटर पर सेकंड है और ये 5 मीटर पर सेकंड है। ओके बच्चों, इनका मतलब इतना ही है, मोर द लेंथ ऑफ वेक्टर मोर द मैग्नीट्यूड, मोर द मैग्नीट्यूड। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, है ना। ओके, इनका मतलब सिर्फ इतना सही है, जिनके वेक्टर की लंबाई ज़्यादा है उनका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है। ओके बच्चों, अब हम धीरे धीरे वेक्टर में एंटर करते हैं, धीरे धीरे एंटर करेंगे, आप लोगों को थोड़ी देर बाद तक, है ना, वेक्टर फील होने लग जाएगा कि दरअसल है क्या ना। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। बच्चों हेडिंग डालेंगे चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके सर, क्या है ये, क्या है? कोई बहुत बड़ी वाली बातें है नहीं, है ना, बहुत बड़ी वाली बातें है नहीं। अब तक आप लोग 2 डायमेंशन में चीज़ें पढ़ते आए थे, ये इसको मानते थे सर एक्स ये हो गया हमारा वाई डायरेक्शन। अब हम 3D में चीज़ें पढ़ेंगे। इसका मतलब सर 3D मतलब सर जेड डायरेक्शन भी, यस जेड डायरेक्शन भी है, एक्स वाई एंड जेड। बच्चों इनकी एक छोटी सी कंडीशन होती है कि जो तीनों जो डायरेक्शन होती है वो आपस में परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब सर यदि मैं कहूँ ये मेरे पास एक्स डायरेक्शन है, ये मेरे पास वाई डायरेक्शन है, अब सर आपस में परपेंडिकुलर का मतलब मैं यहाँ पे लगा दूँ, यस देखो एक्स डायरेक्शन और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, एक्स डायरेक्शन और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ देखो, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है। ओके, और किस तरीके से पॉसिबल है? इसको यहाँ पे लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी देखोगे तब भी सर 90 के एंगल ही आपको दिखेंगे। इसका मतलब सर जेड डायरेक्शन वैसे तो आपको दिखेगी नहीं, बट ये जेड डायरेक्शन है, बोर्ड के अंदर की तरफ जेड डायरेक्शन है, बट सर हम कैसे बता पाएंगे? हम ऐसा तो है नहीं बार बार इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से तो नहीं लिख सकते। इनका भी एक तरीका होता है बच्चों, इनका एक ये अपना होता है ओरिजिन होता है। ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है, सारी तीनों के तीनों जहाँ के मिलती है, तीनों के तीनों डायरेक्शन जहाँ के मिलती है वो ओरिजिन होता है, और उनको हम 0 लेते हैं एज ए रेफरेंस पॉइंट, लेते हैं। 0 होता है, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, है ना। आगे जितनी भी डीलिंग होगी वो इनके रेस्पेक्ट में ही होगी, भाई लोग। यदि मैं ऐसा लिख दूं, अब अभी सर आप बता रहे थे कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है, अब हम ये कैसे बता पाएंगे कि ये जो जेड डायरेक्शन थी वो इधर डायरेक्शन में है या अंदर की तरफ है? बस इन्हीं के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, है ना।
कभी कभार चीज़ें ऐसे दी हुई रहेंगी। ओके सर, इस तरीके से ये डॉट लिख रखा ना, जो डॉट दिख रहा है उसका महत्व है। कभी कभार चीज़ें आप लोगों को कैसे दिखेंगी, क्रॉस, बस बस इतनी ही चीज़ें हैं, सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं। ये क्रॉस और डॉट आपको जेड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, आपको तो पता भी नहीं लगा कि क्या कर दिया मैंने। ये जेड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है और ये भी जेड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब सर ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा बच्चों। जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे आपको बहुत काम में आएंगी ये चीज़ें। 12th क्लास में जब जाओगे मैग्नेटिक फील्ड नाम से एक चैप्टर आएगा, वहाँ पे आपको काम में आएंगी। इनको किस तरीके से लिखते हैं सर, जब ऐसा लिख रखा हो, जब ऐसा लिख रखा हो, इसका मतलब है, इसका मतलब सर आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्रॉम बोर्ड एंड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये पैरेलल का साइन होता है ना, ये पैरेलल के साइन होते हैं ऐसे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होते हैं, ये पैरेलल होते हैं। ओके सर, इनका क्या मतलब है, इनका मतलब है, इनका जब इनका मतलब है कि ये आउटवर्ड है, इसका मतलब सर ये, यस यही है, इनका मतलब ये है। ये इनका क्या होगा, यदि ये आउटवर्ड है तो इनका मतलब सर ये इनवर्ड होंगे, बोर्ड के अंदर की तरफ, मतलब जब बोर्ड के उस साइड की तरफ। अरे यार बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें बतानी पड़ती है। देखो ये एक्स हो गया, वाई हो गया और ये जेड, आपको दिख पा रहा है, दिख पा रहा है कहीं से, नहीं दिखना चाहिए ना, थोड़ा बहुत कैमरे की वजह से दिख पा रहा होगा, वरना नहीं दिखेगा। आउटवर्ड हो गया, इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड एंड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इनका मतलब इतना सा होता है बच्चों। ओरिजिन आप लोगों को पता है, जहां तीनों डायरेक्शंस आके मिलती हैं उनको ओरिजिन कहते हैं। एज ए रेफरेंस पॉइंट हम उनको 0 0 0 ही लेते हैं, वहीं से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए ना, शुरुआत होने का मतलब 0 से शुरुआत होती है, ओरिजिन से शुरुआत होगी ना। छाप लो इनको, आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, ओके डियर, अब हम लोग धीरे धीरे वेक्टर के नज़दीक पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे वेक्टर के नज़दीक पहुंच रहे हैं। एक एक टर्म्स को हम लोग धीरे धीरे समझते समझते आए हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ किस तरीके से आई है ना। अब हम धीरे धीरे वेक्टर तक पहुंचेंगे। इस वाले बोर्ड में आप वेक्टर तक पहुंच जाओगे, है ना। उससे पहले एक टर्म मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूं। अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले चीज़ एक टर्म आई थी, यूनिट वेक्टर सर, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, इनके बिना तो आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे, है ना। ओके बच्चों, यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्या बोले सर, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। जिनका मैं कहूं मैग्नीट्यूड इज यूनिटी और 1। यूनिटी होता है जहां चीजें जिनको एक होती है ना, या 1 ही लिख लो, मैग्नीट्यूड इज 1। कहाँ अलग चीज़ों में पढ़ रहे हो, मैग्नीट्यूड इज 1। इसका मतलब सर इनका मैग्नीट्यूड मतलब यदि मैं कहूँ कि इनका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में एक मैग्नीट्यूड में चला, एक यूनिट में चला, उसको मैं लिखूंगा आई कैप। आई एक्स के लिए मैं लिखूंगा आई, वाई के लिए मैं लिखूंगा जे और जेड के लिए मैं लिखूंगा के। कैप का मतलब सर जहां अभी आप बता के आई थी डायरेक्शन, कैप लगाओ डायरेक्शन पाओ। ये देखो आई के ऊपर मैंने लगा दी कैप। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हो गया यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। बिल्कुल, अभी मैं लिखूं यहां पे जे कैप यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। ओके सर, इसका मतलब सर अभी आप यदि लिख दोगे के, उनका मतलब हो जाएगा जेड डायरेक्शन। बिल्कुल यही बात है, यही बात है। आई यूनिट वेक्टर होता था जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब आप लोग समझ चुके कि बार बार एक्स वाई जेड तो लिखोगे नहीं आप, वेक्टर पढ़ोगे तब, है ना। आप लिखोगे एक्स डायरेक्शन में आई, वाई में जे और जेड में लिखोगे के। इसका मतलब सर ये तो यूनिट वेक्टर है, इनका तो मैग्नीट्यूड 1 है। अब आप मुझे कहो, आप मुझसे पूछो
कि कोई बच्चा मान लो 3 यूनिट चला एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब मैं कह दूंगा 1 यूनिट चलता था तब मैं उसको आई लिखता था, 3 यूनिट चलेगा मैं उसको लिख दूंगा 3i। इज इट क्लियर? मतलब जब 1 यूनिट चलता था तब मैं लिखता था i, 3 यूनिट चलेगा मैं लिखूंगा 3i। कोई बच्चा पूछे सर मैं वाई डायरेक्शन में 2 यूनिट चला, आप मुझे लिख के बताओ, मैं लिख दूंगा 1 यूनिट जब वो जा रहा था उसको मैं लिख रहा था j, वाई डायरेक्शन में जब वो कह रहा है कि मैं 2 यूनिट चला 2j लिख दूंगा। क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, कोई बच्चा कहे सर मैं तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जाऊंगा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जाऊंगा, वो कह रहा है मैं नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, है ना। प्लस का मतलब यहां प्लस है, प्लस का प्लस है, प्लस का प्लस है, नेगेटिव इन वाई डायरेक्शन कितना चला, मैं कह रहा हूं 3 यूनिट चला, लो भाई -3j लिख दिया। मतलब ये लिखने के बाद आप समझ पाओगे 3i का मतलब है सर वो 3 यूनिट चला एक्स डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर, इनका इतना ही रोल था, है ना। इनके रोल से ही अब आगे हम वेक्टर लिख पाएंगे, है ना। ओके बच्चों, ये बिल्कुल बेसिक थे वेक्टर में पहुंचने से पहले। अब हम देखेंगे वेक्टर लिखेंगे, पोजीशन हेडिंग डालेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इतना लिख लो काफी है ना। पोजीशन वेक्टर इनको आर से शो करते हैं, इनको आर से शो करते हैं। वेक्टर है इसका मतलब ऊपर लगा दिया वो एरो, है ना। जिस चीज के लिए लिख रहे हो, सपोज आप कोई पॉइंट ए है उसके लिए लिख रहे हो, यहां छोटा सा ए लिख दो, आर के नीचे छोटा सा ए लिख दो, बी के लिए लिख रहे हो बी लिख दो, आर के ऊपर एरो लगेगा, जिसके लिए लिख रहे हो उसके नीचे लिख दो ए या बी। ये इनका तरीका, बस बस बस। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x है, ये y है, अभी 2 में ही ले रहे हैं, अभी 2 में ही ले रहे हैं। मैं कहूं कोई पॉइंट है आपके पास, कोई पॉइंट है आपके पास 3 और 4 है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं 3 और 4 है, ओके। 3 और 4 का मतलब सर ये, और मैं कहूं पॉइंट ए है 3 और 4, हाँ? आप मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिख के बताओ, ओरिजिन से, ओरिजिन से, चीजें ओरिजिन से ही होंगी, है ना, ओरिजिन से। इसका मतलब सर आप कहना चाह रहे हो कि x में 3, x में 3 और y में 4, y में 4। ये चीजें तो हर बच्चे को पता है यार, 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते थे। इसका मतलब सर ये x डायरेक्शन में इस तरफ, x डायरेक्शन में 3 प्लस 3 था ना, देखो एरो, एरो का मतलब क्या है, प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है। 4 का मतलब था सर प्लस y डायरेक्शन में, प्लस y डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या ये है? बिल्कुल बिल्कुल बच्चों यही है। ये 4 थे, ये 3 थे, इनको आप लिख सकते हो 3i 4j, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस पॉइंट को लिखोगे आप, इस पॉइंट को, इस लाइन को नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, लाइन को नहीं लिख रहा, लाइन नहीं लिख रहा यहाँ पे, इस पॉइंट को लिखोगे आप 3i, है ना। ओके सर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन से जो पॉइंट है उसको आप मिला दो, ओरिजिन से जो पॉइंट है आप उसको मिला दो। मतलब सर ये या यही, यही है, यही है, यही पोजीशन वेक्टर है। ओरिजिन से जो पॉइंट है आप उसको मिला दो, वही आपका पोजीशन वेक्टर। मतलब सर आप पोजीशन वेक्टर को आर लिख रहे थे, वेक्टर मतलब वेक्टर हो गया, ए के लिए लिख रहा था मतलब सर ए लिख दिया, और मैं उसको लिख दूंगा कितना चला एक्स डायरेक्शन में, 3i, 3i, 3i एक्स डायरेक्शन में चला। सर वाई डायरेक्शन में कितना चला, +4j, +4j, प्लस वाई में चल रहा है, इसका मतलब सर +4j। बस बच्चों यही आपका पोजीशन वेक्टर है, आप वेक्टर में एंटर कर चुके हो, यही वेक्टर है। इसी तरीके से वेक्टर फॉर्म चीजें लिखी जाती है ना। अब कहो सर आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ये जो त्रिशूल सा होता था, लेंथ ऑफ वेक्टर, इसका मतलब क्या कोई बच्चा फील कर पा रहा है? सबसे बड़ी कौन सी है इनमें? देखो 3 ये है, 4 बड़ी है, 3 से 4 वाली जो है 3 से बड़ी है ना, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा था। 5 वाली इन दोनों से ही बड़ी है, इनका मैग्नीट्यूड इनसे भी ज्यादा है। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम हर बच्चे को आती है ना। यदि मैं कहूं OA की लेंथ निकालूं तो उनको पता है, सब बच्चे को पता है, पाइथागोरस लगाते हैं तब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सर इसका मतलब
9 + 16 कितना होगा 25 और उनका रूट निकालेंगे कितना आएगा 5। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो इनका मैग्नीट्यूड था, जो इनका मैग्नीट्यूड था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड था, वो आया हमारे पास 5। ये जो लेंथ थी वो है 5। देख लो सबसे बड़ी कौन सी है, यही है ना सबसे बड़ी। अरे हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस पढ़ के आए ना, सबसे बड़ी कौन सी होती है उसमें, हाइपोटेनियस, है ना। वही देखो, वही देखो, इसीलिए इनके एरो की साइज ज़्यादा है। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। अब बच्चा कहे सर अभी तो आप 2D में बता रहे हो, अब हमें बताओ आप 3D में क्या होता है। सेम चीज़ें चलती हैं, बिल्कुल सेम चीज़ें चलती हैं, बिल्कुल सेम चीज़ें चलती हैं। मैं बता रहा था जब जेड के लिए क्या लिखते थे, के लिखते थे, बस बस आपका काम यहीं पे हो गया। मैं कहूँ सर 3D में हमारे पास कोई पॉइंट है 3, 2, 4, आप इसको पोजीशन वेक्टर लिख के बता दो हमें। मैं लिखूंगा विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, लिखूंगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिख रहा था। पोजीशन वेक्टर का मतलब मैं आर लिखता था। किसके किसके लिए लिख रहा था, किसके लिए लिख रहा था सर, मान लो ये पॉइंट ए था, मान लो ये पॉइंट ए था, बी था, कोई भी हो, ए। बहुत बढ़िया। ये एक्स है, ये वाई है और जेड है, सभी बच्चों को पता है इतनी चीजें। एक्स में कितनी है भाई लोग 3। एक्स के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता था आई कैप, बहुत बढ़िया 3 आई कैप। वाई के लिए कितनी है 2, मतलब +2 है, ऊपर की तरफ है ना। इसका मतलब सर +2j, बहुत बढ़िया। प्लस जेड के लिए कितना था +4, देखो मैं पहले ही प्लस लगा दिया बट यहाँ पे प्लस ही है 4k। ब्यूटीफुल, ओके सर। क्या यही डायरेक्शन है, बिल्कुल यही है, यही पोजीशन वेक्टर है इनका। सर इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, सेम चीज अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आता कैसे, थोड़ा डेप्थ में है बट आप लोगों को इतना डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं। कैसे आता है सर, आता ऐसे, ये x है, ये y है, ये z था, ये पॉइंट कहीं यहाँ था, ये पॉइंट कहीं यहाँ था मान लो। इसका मतलब सर मैं एक्स डायरेक्शन में यहाँ चला, y डायरेक्शन इधर थी, z इधर थी, यहाँ कोई पॉइंट था। इसका मतलब सर इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालूंगा मैं, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालूंगा। हाँ निकालेंगे, यही चीज़ें आएंगी। हाँ इतना डेप्थ में जाएंगे आप लोगों को चीज़ें कुछ ऊपर से जाने लग जाएंगी। हाँ इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा, वरना एक क्यूब लेता, बहुत अच्छा सा क्यूब तो सभी को पता है ना, घन, उसमें कोई पॉइंट इंडिकेट करता, फिर आप लोगों को पता था कि कहाँ से आई। आप लोग जो पढ़ते हो सेल्स वगैरह आती है ना, यूनिट सेल्स या ऐसे कुछ होता है यार, केमिस्ट्री में आती है, BCC, HCP है ना, FCC, उनमें जब आप वो डायमेंशंस निकालते हो बस वही चीज़ें यहाँ पे लगती है, बट निकल करके क्या आती है, यही आती है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। एक एग्जाम्पल और ले लो, मैं कहूँ कोई पॉइंट था B, 3, -2, -4, आप इनको लिख दो, पोजीशन वेक्टर लिख दो। मैं लिखूंगा सर पोजीशन वेक्टर में R से डिनोट करता था, किसका लिख रहा हूँ, B का लिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। ये हमारा हो गया वेक्टर। सर x में कितनी है 3 आई, बहुत बढ़िया। y में कितनी है -2j। z में कितनी है सर -4, यहाँ पे -4 के, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। बस इतना ही काम होता है। पोजीशन वेक्टर आप लोग लिखना सीख चुके हो है ना, आप इनका मैग्नीट्यूड भी निकालना सीख चुके हो। मैग्नीट्यूड सेम चीज़ें थी, कहाँ से आती थी, मैंने आपको 2 डायमेंशंस का बता दिया। 3D का आपके लिए इतना गहरा इंपॉर्टेंस का है नहीं, वरना बच्चे जो 11th के हैं ना वो लुढ़क जाएंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, वेक्टर उनके पास की नहीं है, चीज़ें समझ नहीं आएंगी ना। 3D में आप लोग कभी पढ़े नहीं हो ना, वरना डिजिटल बोर्ड होता तो वहाँ मैं आपको रोटेट करके दिखाता, तो भी खैर डाउट रहता, मुझे पता है यार डाउट रहता, बट इट्स ओके, इतना इनफ आप लोगों के लिए है ना। यहाँ पे मैं कुछ मिटा रहा हूँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ है ना, कि साइन होता है, जैसे कोई वेक्टर पॉजिटिव है, हाँ मतलब किसी का एरो इधर है, किसी का एरो उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा है ना। ओके, इसको छाप लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसको छाप लो, अगले बोर्ड पे देखेंगे। ओके भाई लोग, ओके माय डियर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। एक छोटी सी कभी कभार बच्चों को कन्फ्यूजन रह जाता है ना, इसलिए यहाँ पे ले रहा हूँ। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, मैं कहूँ कोई वेक्टर था, ये लो ए वेक्टर था हमारे पास,
बस ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये थी, इसकी डायरेक्शन ये थी, ये लो, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। यदि मैं कहूं माइनस ए वेक्टर, है ना, यदि मैं कहूं माइनस ए वेक्टर, इसका मतलब सर वेक्टर तो सेम था, बट माइनस ए वेक्टर का मतलब है वेक्टर की डायरेक्शन किधर है। माइनस ए वेक्टर का मतलब है कि इनका जो हेड था, मैं बताया था वहां पे जो हेड होता था और ये इधर टेल होता था, हेड जिस साइड हेड लगा होता था वो कहता था कि इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसका मतलब नेगेटिव का मतलब ये है कि इनकी डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट, या फिर इधर आप लिखो यदि ए था, है ना, इनका मतलब सर ये माइनस ए वेक्टर था। बहुत बढ़िया। यदि ये बी वेक्टर था, इनका मतलब सर ये माइनस बी वेक्टर था। बहुत बढ़िया, बस इतना सा है, कुछ अलग वाली चीजें हैं नहीं यहाँ पे, है ना। ओके बच्चों, अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा दिशाओं का नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए ना, है ना। ओके, यहां देखेंगे हम लोग ज्योग्राफिकल पोजीशंस। या फिर ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस। ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस मतलब क्या है सर, आज तक हम लोग पढ़ते आए थे, ये होता था हमारे पास, है ना, x, ये होता था y, ये माइनस x होता था, ये माइनस y होता था। 2D में हर बच्चा पढ़ के आया है, 10th पास करके आया है, इसका मतलब वो पढ़ के आया है, हर बच्चे को पता है। ओके बच्चों, यदि मैं कहूँ डायरेक्शन भी सब बच्चे पढ़ के आए हैं, डायरेक्शंस भी सब बच्चे पढ़ के आए। यदि मैं इसको लिखूं, सर ये हो गए नॉर्थ, है ना, ये हो गए ईस्ट, ये हो गए वेस्ट और ये हो गए साउथ। यही होते आए थे ना यार, NEWS न्यूज, है ना, हमें ऐसे याद कराते थे जब हम बहुत छोटे थे। खैर अभी सब डायरेक्शंस का सभी बच्चों को पता है, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया। अरे बोर्ड का मतलब है कि एक्चुअल में तो इस तरफ है यार, ये रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट और ये रहा साउथ, ये रहा साउथ। इस तरीके से एक्चुअल में है, तो बोर्ड पे हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका उधर तो ऊपर है, कहीं कुछ बच्चे ऐसे ले जाए सर उधर ऊपर है, उधर नीचे है, आप इधर की दोनों सही लिख रहे हो, है ना, तो बोर्ड पे आप देख रहे हो, है ना। 2 डायमेंशन में आपको इसी तरीके से बता सकता हूँ। ओके भाई लोग, यदि मैं कहूँ ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है और इनके बीच का एंगल है 45 डिग्री। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। इसका मतलब इस डायरेक्शन को हम क्या लिखेंगे, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, इधर भी 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री। इसका मतलब बिल्कुल बीच में 90 का तो पूरा ही था ना, ये 90 का हाफ 45 डिग्री। इसका मतलब सर ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, इसको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यदि मैं कहूं इस डायरेक्शन में 45 डिग्री, हर बच्चा बता पाएगा सर ये तो नॉर्थ वेस्ट है। 45 डिग्री जहां दिखे बिल्कुल बीच में से काट रहे हो, इसका मतलब सर सीधा सीधा है, ये नॉर्थ वेस्ट है। ओके, यदि मैं यहां पे लिखूं, इसका मतलब सर ये एंगल 45 डिग्री है ना, एक यहां पे भी खींच देता हूं, ये भी 45 डिग्री है। ओके लो भाई लो, इसका मतलब सर ये वेस्ट और साउथ के बिल्कुल बीच में से आ रहा है, इसका मतलब ये वेस्ट साउथ हो गया। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या होगा, है ना, बच्चों को आइडिया तो लग ही गया होगा ना सर, ये ईस्ट साउथ। ओके, ईस्ट साउथ हो गया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, है ना। ओके बच्चों, अब अगले बोर्ड में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस की थोड़ी कमी पड़ रही है। अगले बोर्ड हमारा आज के लेक्चर का लास्ट बोर्ड होगा, है ना, उसमें हम लोग देखेंगे जब ये एंगल 45 डिग्री ना हो तब हम उनको कैसे लिखते हैं, है ना, तब हम उनको कैसे लिखते हैं। जल्दी से छाप लो उसको, जल्दी आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, है ना, अब हम लोग थोड़ा अलग चीजें देखेंगे कि जब वो एंगल 45 डिग्री ना हो तब क्या होता है। ये हमारा NEWS। ओके सर, बहुत बढ़िया। यदि ये एंगल मैं कहूं ये हमारा वेक्टर था, 30 डिग्री इनके बीच का एंगल था। अरे इसका मतलब आप क्या लिखोगे, इसका मतलब लिखूंगा मैं 30 डिग्री
30 डिग्री तो है, हमें पता है यहाँ से 30 डिग्री है। किधर है सर? 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ। किसका सर? ईस्ट का। किसका? ईस्ट का। ध्यान से सुनेंगे, मैं कह रहा हूँ यहाँ से ईस्ट से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। सर किधर बन रहा है? नॉर्थ की तरफ बन रहा है। इसका मतलब 30 डिग्री नॉर्थ किससे बन रहा है? ऑफ ईस्ट। बच्चों इसको लिखेंगे हम 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ में, नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना एंगल। किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। 30 डिग्री नॉर्थ किसका? कहां से जा रहा है? ईस्ट से जा रहा है सर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? यदि ये 30 डिग्री एंगल है, इसका मतलब ये 60 डिग्री एंगल है। ये 60 डिग्री एंगल है। इसको मैं सेम चीज को मैं लिख सकता हूं यहां पे 60 डिग्री। हाँ, सर यहां से आप 60 डिग्री का एंगल लियो, यहां से देखो, यहां से 60 डिग्री का एंगल, ये अपने आप में आया, ये 30 था, इसका मतलब ये 60 आएगा। अब लिखूंगा कैसे मैं इसको? लिखूंगा कैसे? 60 डिग्री यहां से बढ़ रहा है ना, 60 डिग्री यहां से बढ़ रहा है। 60 डिग्री कहां जा रहा है सर? ईस्ट में जा रहा है। यहां से देखो यार, यहां से देखो, 60 डिग्री कहां जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। किससे जा रहा है? नॉर्थ से जा रहा है सर। इसका मतलब सर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। ये एक चीज है, आप डायरेक्शन लिख पाओगे अब ना, इस तरीके से आप डायरेक्शन लिखोगे जब आपके पास एंगल 45 डिग्री के अलावा कुछ हो, है ना। ओके, इधर का एग्जांपल लेते हैं कुछ, इधर का एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये वाला एंगल है 45 तो हो ही गया ना, 40 डिग्री लेते हैं। 40 डिग्री, इसका मतलब सर 40 डिग्री एंगल ये है 40 डिग्री। ये कितना हो गया बच्चों? 50 डिग्री। ओके, अरे ओह सॉरी, हाँ 50 डिग्री, 50 और 40 होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री पूरा ना। सर यहां से 40 डिग्री इधर, है ना, 40 डिग्री इधर, किससे? एन से, जिससे होता है वो लास्ट में आता है। इसका मतलब सर 40 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अरे यार अभी बता के लाया था, कहां से किधर जा रहा है सर? वेस्ट में जा रहा है सर। कितना जा रहा है? 40 डिग्री। किससे जा रहा है? नॉर्थ से जा रहा है सर। लो 40 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। यहां से यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो वेस्ट से जा रहा है सर, कहां जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है ना। इसका मतलब सर 50 डिग्री, 50 डिग्री तो लिख दिया ऐसा कैसा सर? यहां से जा रहा है, एंगल की देखो डायरेक्शन देखो यार, आप इधर जा रही है ना एंगल क्लॉकवाइज एंगल, यहां से देखो क्लॉकवाइज है। यहां से माप रहा था तब एंटी क्लॉकवाइज था। जहां से मापन होता है वहीं से डायरेक्शन दी जाती है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तब बिल्कुल अच्छे से सिखाया था मैं यहाँ पे ये चीज। 50 डिग्री सर वेस्ट से, 50 डिग्री वेस्ट से कहाँ? नॉर्थ। इसका मतलब 50 डिग्री नॉर्थ किसका सर? वेस्ट का। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। ये एंगल ले लेते हैं, ये एंगल ले लेते हैं। मैं कहूँ ये एंगल था 30 डिग्री और ये हो गया आपका 60 डिग्री। ये 30 है तो ये 60 हो ही जाएगा, हर बच्चे को पता है। सर 30 डिग्री तो आप यहां से माप रहे हो, मतलब वेस्ट से। किधर जा रहा है सर? साउथ में। 30 डिग्री साउथ ऑफ किसका सर? वेस्ट का। बहुत बढ़िया। इधर से मापोगे तो साउथ से माप रहे हो सर, किधर? वेस्ट में, मतलब सर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ओके सर, बहुत बढ़िया। यदि मैं लूँ 30 डिग्री ये है, 60 डिग्री ये है, इसका मतलब सर 30 डिग्री ये था, 60 डिग्री ये था, यही था ना। ओके देखो बच्चों, यहाँ पे खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा होकर किधर जा रहा है सर? ईस्ट में जा रहा है। 60 डिग्री ऐसे कैसे था? 60 डिग्री क्या? ईस्ट। किसका सर? साउथ का। ओफ साउथ। जहां से एंगल ले रहे हो उस पर खड़े हो जाओ आप, उस पर खड़े हो जाओ, जो सामने दिखता है उसको पहले लिख दो। और ऑफ का मतलब होता है किसका यार? किसका? साउथ का, साउथ का, साउथ का, साउथ से, है ना। ओके, इसको यहां से मैं लिखना चाहूंगा तो यहां पे मैं बैठ जाऊंगा, यहां पे लेट जाऊंगा, और सामने वाला जो दिख रहा है पहले मैं एंगल ऐसा कैसे लिख दूंगा, और सामने वाला जो दिख रहा है वैसा कैसा लिखूंगा। यहां पे बैठने के बाद सामने मुझे यही दिखेगा, ऑफ ईस्ट। बहुत बेसिक था, बहुत बेसिक था बच्चों। इसी के साथ जो डायरेक्शंस थी आप लोगों को इस तरीके से लिखते हैं हम ना, कभी कभार क्वेश्चंस में दे रखी होती है, इस तरीके से दे रखी होती है, तो आप समझ पाओ कि एंगल कौन सा है। यहाँ पे लिखने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एंगल। आप लोगों को एंगल ही वहाँ पे काम में आएगा मेनली, है ना। डायरेक्शन आपसे कोई नहीं लिखवाएगा, बट जो डायरेक्शन देगा तब वो आपको कहना चाहिएगा कि एंगल कितना है। वो कह, मान लो फॉर एग्जाम्पल कहे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब
सर 30 डिग्री क्या नॉर्थ, किसका सर ईस्ट का, इसका मतलब ये 30 डिग्री है। बच्चे वहाँ पे ये 30 ले लेते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस तरीके से चीज़ें बनाई जाती है ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। आप लोगों को मैं 5-6 एग्जाम्पल यहाँ दिखाया हूँ, वो तो खैर नॉर्थ ईस्ट वगैरह तो बहुत बेसिक था। 45 डिग्री का जब भी एंगल होता है, यहाँ पे आप इसको 1-2 बार नहीं समझ आए रिपीट करके देखो, है ना, हो सकता है बच्चों को समझ जल्दी ना आए, है ना, इसलिए उसको आप उसको रिपीट करके देख सकते हो। भाई लोग अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो पढ़े थे पोजीशन वेक्टर में, मैं उसको सीधे फॉर्म में लिखूँ यदि बीजे, है ना, और तब मुझे यदि उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो मैं उसको सिंपली क्या कर रहा था, इनका स्क्वायर कर रहा था। यही तो किया था यार, यही तो किया था। यदि ये 3D में हो, पोजीशन वेक्टर 3D में हो, प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ओके सर, यदि मुझे इनका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इनका स्क्वायर कर दूंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, यही हम करते आए थे, है ना। ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपको काम में आएंगे। फॉर्मूले क्या, ये एक तरीके से बहुत बेसिक है। मैंने आपको पोजीशन वेक्टर बताया था अभी तक, सिखाया था कि किस तरीके से एक्चुअली आई है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिखाया था ना। ये बेसिक है, ये चीज़ें काम में आएंगी। आपको डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा कि कहाँ से चीज़ें आई हैं, बट आपको पता होना चाहिए यार। आप पढ़ रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, कल को कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे भी आपको चीज़ें बेसिक से ही पढ़नी होती है, बट आपको बेसिक नॉलेज कमज़ोर है, फिर क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। सो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, है ना। बहुत बेसिक लेक्चर था वेक्टर्स का, आप लोगों को थोड़ी फील आई होगी कि वेक्टर्स होते क्या हैं, है ना, स्केलर क्या होती है, वेक्टर्स क्या होती है, टेंसर्स क्या होते हैं, डायरेक्शंस क्या होती है ना। सो बच्चों आज का लेक्चर यही एंड करेंगे, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थोड़ा अपग्रेडेड, है ना, यहाँ से चीज़ों को एक लेवल और आगे लेके जाएंगे। अब तक जो सीख चुके उन्हीं को थोड़ा आगे लेके जाएंगे, है ना। सो ठीक है डियर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। दिस इज मुकेश कुमार परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।